हेलो बच्चों। आज लेसन थर्ड ज्योग्राफी में अफवाह। अफवाह है ना, जो नदी बहती है तो नदी में जो मुख्य नदी है उसमें आसपास से छोटी छोटी धाराओं में अन्य नदी आकर के मिल जाती हैं और एक जो मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। तो ये नदी फिर जाकर के किसी झील में, समुद्र में, जहाँ पर ये इनका जो है समाप्ति होती है। तो ये जो मुख्य नदी है, एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अपवाह द्रोणी। ठीक है। और जो मैप है उसमें अभी आपको और समझा दूंगी मैं। तो कोई भी ऊंचा क्षेत्र होता है, पर्वत है या कोई दो ऊंची भूमि, देखिए आप चित्र में देख रहे हैं जल विभाजक, ये जल का विभाजन हो जाता है, ये जल विभाजक कहलाता है। तो विश्व की सबसे बड़ी जो अपवाह द्रोणी है जो वो है अमेजन नदी। ठीक है। अब भारत में जो नदियों का क्षेत्र है, नदियाँ जो बह रही हैं, तो ये दो तरह के वर्गों में इनको विभाजित किया गया है। एक तो है उत्तर भारत की नदियाँ, यानी हिमालय की नदियाँ, मतलब हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियाँ, प्रायद्वीप है ना दक्षिण के पठार की नदियाँ। ठीक है। दोनों में अंतर आ सकता है, हिमालय की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियों में क्या अंतर है। ठीक है। ये दो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए दोनों में भिन्नता भी है। कैसे? अब हिमालय से जो नदियाँ निकल रही हैं तो वो क्या है कि 12 मास, मतलब पूरे टाइम क्या रहती हैं ये नदियाँ, वर्ष भर मतलब पानी से भरी हुई रहती है, क्योंकि ये गंगोत्री ग्लेशियर से जैसे निकल रही हैं, ये अपनी गंगा, ठीक है, यमुनोत्री, यमुना, तो ये जो है बर्फीले पहाड़ों से होकर के गुजरती है, तो इनमें वर्ष भर पानी भरा रहता है। ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाला जो हिम है उससे इनको जल मिलता है। अब हिमालय से जो अपन देख रहे हैं हिमालय की नदियाँ, इसमें दो मुख्य नदियों के तंत्र आ जाते हैं। ठीक है। तो इसमें सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये उत्तर दिशा की तरफ से यहाँ पर ये निकलती हैं और ये उत्पत्ति के स्थान से लेकर के समुद्र तक अपना एक लंबा रास्ता जो है वो तय करती है। और ये जब रास्ता तय करती हैं तो इनमें कई बार अन्य नदियाँ भी आकर के मिल जाती हैं। और ये नदियाँ अपने साथ बहुत सारी बालू, सिल्ट, मतलब इसे अपने साथ जो अवसाद बहा करके लाती हैं और कई सारी आकृतियों का निर्माण भी करती हैं। देखिए आप ये नदी की अवस्थाओं में ऊपरी स्रोत से आ रही हैं ये, और लास्ट में देखिए डेल्टा। तो रास्ते में कई तरह की आकृतियों का निर्माण भी करती हैं। देखो इसमें दिया है विसर्प, गोखुर झील, ठीक है, निक्षेपण आकृतियों का, मतलब निक्षेपण है ना, जहाँ पे अपने साथ लाई गई चीज़ों को बहाती हैं, छोड़ के जाती हैं, तो वहाँ से कई बार ये अलग अलग धाराओं में भी बह जाती है और फिर बाद में लास्ट में ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। और ये जो नदियाँ हैं ये अगर अपन तुलना करें दक्षिण भारत से, तो देखिए दक्षिण भारत का अलग पैराग्राफ आ रहा है कि ये नदियाँ मौसमी होती हैं दक्षिण भारत की, क्योंकि इनका जो प्रवाह है, मतलब इनका जो बहाव की क्षमता है वो वर्षा पर निर्भर करती है। और जब शुष्क मौसम आ जाता है, वर्षा नहीं होती है, तो ये छोटी दूरी तक ही जो है वो बहती हैं और ये लंबाई भी कम होती है। किसकी तुलना कर रहे हैं अपन बच्चों? इसकी हिमालय से तुलना करें, हिमालय की जो नदियाँ हैं। और इस प्रकार की जो नदियाँ हैं इनमें कौन कौन सी नदियाँ आएंगी? क्योंकि अधिकतर ये जो नदियाँ हैं प्रायद्वीपीय भारत की, ये पश्चिमी घाट से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरती हैं। मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी समझाया था कि जो पश्चिमी घाट है वो थोड़ा सा ऊंचा है पूर्वी घाट की अपेक्षा, तो अधिकांश नदियाँ जो हैं यहाँ की बहने वाली वो सब बंगाल की खाड़ी में जो है वो गिरती हैं। दो नदियों का मैंने आपको बताया था, नर्मदा और ताप्ती, ये नदियाँ जो हैं वो उल्टा अरब सागर में गिरती हैं। तो अब आता है अगला पोर्शन अपना, हिमालय की नदियाँ कौन कौन सी हैं? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ। ये नदियाँ क्या है? लंबी हैं, तो इनकी लंबाई बहुत ज़्यादा है और इनमें कई सहायक नदियाँ आकर के मिलती हैं। तो ये किसी भी नदी और उसकी सहायक नदियों का जो पूरा एक तंत्र होता है उसे नदी तंत्र कहा जाता है। तो अभी अपन ये दो नदियों के बारे में देखेंगे। एक तो सिंधु नदी तंत्र। तो ये सिंधु नदी जो है ये मानसरोवर झील, मतलब तिब्बत की तरह, अपन नेपाल से ऊपर की तरफ देखते हैं तिब्बत, वहाँ से नदी बहती हुई लद्दाख से, लद्दाख ने कहाँ गया अपना जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा, वहाँ से ये भारत में प्रवेश करती हैं और बहुत सुंदर दृश्य गार्ज का निर्माण भी करती हैं। और फिर यहाँ पे इसको देखिए नदियों के नाम दिए, कई सहायक नदियाँ मिल जाती हैं, जास्कर है, नुब्रा है, शोक है, उंजा, और यहाँ से ये बलूचिस्तान, गिलगित से बहती हुई और ये आती है। और फिर ये आ जाती है सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम,
ये सब आपस में मिल करके और पाकिस्तान में सिंधु नदी में मिल जाती है और फिर ये इसके दक्षिण में बहती है, तो फिर ये अरब सागर में जा कर के वहाँ गिर जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल जो है थोड़ा सा ढीला है, धीमा है। अब इसका अधिकांश अगर अपन बात करें तो सिंधु जो द्रोणी है, द्रोणी मतलब सारी और नदियों से मिल करके जो इसका पूरा एरिया बनता है, तो 1/3 से कुछ ज़्यादा भाग इसका जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमालय, पंजाब में है और बाकी जो बच्चों भाग है वो पाकिस्तान, मतलब ये नदी पाकिस्तान में भी बहती है। और सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है, 2900 किलोमीटर लंबी, ठीक है। और ये जो सिंधु जल है इसको लेकर के भी कई बार पाकिस्तान से जो है डिस्प्यूट हो जाते हैं, विवाद के विषय हो जाता है नदी जल को लेकर के। तो भारत जो है इस नदी का एक समझौता हुआ था, उसके द्वारा केवल 20% जल का उपयोग कर सकता है, वो हम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में सिंचाई के लिए करते हैं। दूसरी नदी आती है हिमालय से निकलने वाली गंगा नदी, भागीरथी, इसकी मुख्य धारा जो है भागीरथी। गंगोत्री जो है वहाँ से ग्लेशियर से निकलती है। और फिर गंगा के कई सारे नाम हैं बच्चों। उत्तराखंड में अलकनंदा नाम से जानी जाती है, ठीक है। वहाँ प्रयाग की जगह वहाँ पर ही मिलती है। फिर हरिद्वार में आ जाती है। हरिद्वार में गंगा जो है मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है, क्योंकि हरिद्वार कहाँ जाता है, यूपी की तरफ, वहाँ पर इसका समतली भाग आ जाता है। फिर यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ आकर के गंगा में मिल जाती हैं, जिसमें यमुना है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है। यमुना कहाँ से निकलती है अभी हमने बताया, तो यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और गंगा के सारे दाहिनी तरफ ये बहती है। और फिर इलाहाबाद में गंगा के इसमें मिल जाती है। गंगा में मिलने के बाद इलाहाबाद में संगम जो होता है। तो घाघरा, गंडक, कोसी, नेपाल, हिमालय, देखिए ये नदियों का वो अपना ये नक्शा आ गया। इसको आप एक नक्शे में भर लेना। मैंने आपसे कहा था 4-5 नक्शे, तो जो मुख्य नदियाँ हैं उनको आप यहाँ पर नाम भर सकते हैं। देखिए सिंधु नदी यहाँ से दिखाई दे रही है आपको, देखिए। फिर यहाँ पे इसके देखिए से आके झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, यहाँ पे गंगा यमुना दिख रही है आपको। फिर इसके सहायक देखिए घाघरा, गंडक, सोन, कोसी, ये सब आ गए। फिर नर्मदा, ताप्ती, देखिए ये वाली दक्षिण के पठार में। और यहाँ पर देखिए दक्षिण के पठार में ये महानदी, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी, ये सब जो है ये दक्षिण भारत की देखिए नदियाँ। आपके बुक में भी है, इसको आप देख लेना। ये यहाँ देखिए ब्रह्मपुत्र, देखिए आपको ब्रह्मपुत्र नदी ये यहाँ से निकल रही है। तो इस तरह से ये नदियाँ और झीलों का इसमें पोर्शन दिया हुआ है। तो यहाँ से निकलती है और इसके कारण क्या होता है, हर वर्ष उत्तर के मैदान में बाढ़ जो है वो आ जाती है, जान माल का नुकसान भी होता है। तो कई बार नदियों में बाढ़ से भी कई तरह की समस्याएं आ जाती हैं। पर ये नदियाँ ऐसी हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन देती हैं, क्योंकि अपने साथ इतना सारा अवसाद बहा कर लाती हैं। अब देखिए यहाँ पे देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा, 2 अलग अलग धाराएं आपको दिख रही होंगी। देखिए ये वहाँ पर अलग ही दृश्य दिखाई देता है। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से जो सहायक नदी आती है, पिछले चैप्टर अगर आपका याद आ गया होगा कि दक्षिण के पठार को मैंने 2 हिस्से में बताया था, मध्य की उच्च भूमि और नीचे दक्कन का पठार। ये अर्धशुष्क क्षेत्रों से निकलने वाली चंबल, बेतवा, सोन, लंबाई भी कम, पानी की मात्रा भी कम, ठीक है। और फिर ये गंगा बाद में सहायक नदियों के जल से पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है और यहाँ पर डेल्टा जो है वहाँ पर ये बांटती है। यहाँ नदी 2 भागों में बट जाती है और डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये गिर जाती है यहाँ पर बांग्लादेश में, जहाँ ब्रह्मपुत्र इससे आकर के मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र जब समुद्र में मिलती हैं तो उसके पहले वो नाम, मतलब हर नदी के बच्चों अलग अलग जगह अलग अलग नाम आते हैं। मेघना के नाम से भी इसको जाना जाता है। फिर गंगा ब्रह्मपुत्र का जल जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरता है, तो गिरते समय वो एक डेल्टा का निर्माण भी करता है, सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन इसलिए पड़ा है क्योंकि वहाँ पे सुंदरी नाम के बहुत सारे वृक्ष हैं, इसलिए इसका नाम सुंदरवन डेल्टा रखा गया है। गंगा की लंबाई 2500, ठीक है। जल विभाजक भी हैं यहाँ पर, ठीक है। ढाल जो है इसका 300 मीटर का है और नदी में अलग अलग विस्तार बन जाते हैं, मतलब अलग अलग शेप जो है वो यहाँ पर बन जाती है। दूसरा जो नदी का है इसमें ब्रह्मपुत्र तिब्बत की मानसरोवर झील से निकलती है ये पूर्व से, और
इसकी लंबाई हालांकि सिंधु से ज़्यादा है और इसका भी अधिकतर मार्ग जो है भारत से बाहर ही है, पर ये हिमालय के बराबर बराबर बहती हुई और ये यहाँ पर भारत के अरुणाचल प्रदेश के माध्यम से वहाँ से ये प्रवेश करती, जहाँ इसका नाम दिहांग है। फिर दूसरी नदियाँ इसको मिल जाती हैं वहाँ, दिबांग, लोहित, कैनुला, इनसे मिलकर के ये असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। और तिब्बत जो है क्षेत्र है, यहाँ बहुत ठंड होती है, ठंडा क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र है, तो यहाँ पे नदी में जल में सिल्ट की मात्रा भी बहुत कम होती है। फिर जब ये भारत से गुजरती है तो यहाँ पे इसकी ये सिल्ट की जल की मात्रा बढ़ जाती है और बहुत सारे नदी द्वीपों का निर्माण भी करती है। बच्चों, द्वीप समुद्र में ही नहीं, नदियों में भी होते हैं। और वर्षा ऋतु में ये कई बार अपने किनारे तोड़कर बाहर भी आ जाती है, बाढ़ भी आ जाती है। ब्रह्मपुत्र में बाढ़ से असम, बांग्लादेश यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्षति पहुँचती है और ये बार बार अपनी धारा का भी परिवर्तन कर लेती है, मतलब नदियाँ कई बार अपनी धाराएं भी, दिशाएं भी चेंज कर लेती हैं। और निक्षेपण की मात्रा भी बहुत है इसमें, मतलब जमाव जो कर लेती है वो भी इसमें बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बच्चों, आज अपन केवल इतना ही देखेंगे, ठीक है। गंगा का, सिंधु का जो अपन ने देखा और ये ब्रह्मपुत्र का देखा अपन। अगले अपन लेक्चर में प्रायद्वीप की नदियाँ ने, दक्षिण भारत की नदियाँ जो है, इसके साथ साथ बच्चों भी मैं आपको एक नक्शे के जरिए भी और थोड़ा सा नॉलेज दूंगी किस तरह से नदियों का क्षेत्र होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना।